हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं दीपक कुमार जी, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है अपने पहले प्रयास में। साथ ही साथ इन्होंने आईबीपीएस क्लर्क भी क्लियर किया है। तो चलिए सीधी बात करते हैं दीपक से और जानते हैं कैसे उन्होंने तैयारी की, क्या उतार चढ़ाव उन्होंने अपनी जर्नी में देखे और क्या फैक्टर्स थे जो पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया। तो चलिए बात करते हैं दीपक से। वेलकम दीपक, कंग्रेचुलेशंस। Thank you so much, ma'am. First of all, thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity to share my journey. Thank you so much, ma'am. और मेरी जर्नी की शुरुआत मैम मैं करना चाहता हूँ कि मेरे 2017 में ग्रेजुएशन हुई थी मैम। उसके बाद मैंने 3 साल वर्क किया आईटी सेक्टर पे और उसके बाद स्किल सेक्टर पे मैंने काम किया। और इन पैंडेमिक मैंने सोचा बहुत सारे जॉब लॉसेस हुए और बहुत सारे मुझे भी वो सामना करना पड़ा जॉब लॉसेस का। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करूं। बचपन से ही मन था, सुनते सुनते आया था, दादाजी थे, नाना जी थे इन गवर्नमेंट सेक्टर, तो एक शौक था कि बचपन से करना है। बट फिर बैंकिंग ही चुना कि क्योंकि फास्ट रिक्रूटमेंट होता है और मुझे लगा कि अच्छा कर सकता हूँ मैं इसमें। और बस मैम वही जर्नी थी और आज आपके सामने हूँ। तो दीपक, जैसे आपने बताया कि कोरोना के समय बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई और उसी का शिकार आप भी रहे और फिर आपने सोचा कि बैंक की तरफ आना है। जब एक बार मन बना लिया कि बैंक की तरफ आना है तो कॉर्पोरेट से बैंक की तरफ एक शिफ्ट, बड़ा शिफ्ट माना जाता है। कैसे उसको कैसे समझा, क्या है बैंक, कैसे तैयारी शुरू की? मैं मेरा ये मानना है कॉर्पोरेट से सिमिलर है बैंकिंग, क्योंकि आप उसके आवर्स भी देखो। जैसे हमारा भी कॉर्पोरेट में 9 से 5 की जॉब यूजुअली बोली जाती है कि 9 से 5 की जॉब है, बट होती नहीं है। आपको आना 7-8 बजे पड़ता है। प्लस वही माहौल होता है बैंक में जो एक कॉर्पोरेट जॉब में होता है। आप एक बैंक में जाओ तो वो बेसिकली कॉर्पोरेट जॉब को ही फॉलो करते हैं। तो इसलिए बैंकिंग को ही मैंने चूज किया और शौक था बैंकिंग का। बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करता था तो सोचा था कि कभी बैंकिंग में जाऊंगा। बट और ये भी कारण था कि बैंकिंग में जाने का, क्योंकि एसएससीज में एटलीस्ट 3 to 4 years देना पड़ता है एक एग्जाम क्रैक करने के बाद। रेलवेज के एग्जाम्स नहीं होते हैं जल्दी और यूपीएससी का इतना जल्दी मैम तैयारी नहीं हो सकता। तो बैंक मुझे ऐसा लगा, सबसे सुनने के बाद, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी बैंक में हैं, उन्होंने कहा कि एक ऐसा एग्जाम है जिसको आप 6 महीने में निकाल सकते हो अच्छे से अगर प्रिपेयर कर जाओ, और आप जल्दी जॉब ले सकते हो। क्योंकि उस समय मुझे जॉब की जरूरत भी थी। मैं 3 साल वर्क कर रहा था, उस पर अचानक घर से बैठ जाना, तो मेरे लिए बैंक सबसे बेस्ट ऑप्शन था मैम। जब सोच लिया कि बैंक की तरफ जाना है, कैसे कदम बढ़ाया, कैसे स्ट्रैटेजी बनाई? स्ट्रैटेजी तो सिंपल थी। पहले तो बहुत सारे टीचर्स आते हैं यूट्यूब में, उनसे मैंने गाइड लिया कि कैसे करना है, क्या करना है। उनसे उनकी स्ट्रैटेजी सुनी, टॉपर स्टॉक सुने कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की थी जो मुझे नहीं करना अपनी जर्नी में। और उसके बाद मैंने कुछ स्पेसिफिक टीचर्स चुने कि हाँ जिसको मुझे फॉलो है, जिससे मैं कनेक्ट कर पाऊँ, और उनसे ही बेसिक से लेके क्लियर किया। और मेरा ये मानना है मैम, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होता अगर आप कंसिस्टेंस ना हो। मेरे एक ही स्ट्रैटेजी थी, मैं भले थोड़ा सा पढ़ूं बट डेली पढ़ूंगा। ये मेरी मेन स्ट्रैटेजी थी। कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस इज माय मेन स्ट्रैटेजी, कि डेली पढ़ना है। यानी कि जैसे हम जो बात कर रहे हैं, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कंसिस्टेंट रहने का। यस मैम, जैसे एक कहावत भी है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो आपको कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, आप फिर 15 दिन आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, फिर 15 दिन छोड़ देते हो, फिर 15 दिन आप बहुत अच्छा पढ़ते हो। करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल ले लिया, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो सिर्फ 1 महीना पहले ही रट के जाते हैं, या फिर 15 दिन एग्जाम के 15 दिन पहले ही रट के जाते हैं। मेरा ये मानना था कि मैं डेली डेली करूंगा ताकि बाद में बोझ ना आए, क्योंकि एक साथ इतना सारा कुछ रटना इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। इसलिए कंसिस्टेंसी रखी थी, सब सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइमिंग्स देता था कि इतने इतने टाइमिंग्स में मुझे करने, जो मेरा वीक जोन है उसको मैं थोड़ा ज्यादा टाइम देता था। तो और यही स्ट्रैटेजी थी मैम, कंसिस्टेंसी रहना और पेशेंस रखना पड़ता है कि आपका हर एग्जाम निकलेगा नहीं। और ये बहुत आजकल टफ हो गया है मैम, और हर एग्जाम तो निकल नहीं सकता। तो पेशेंस रखना पड़ता था, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है कि हाँ एक बार भी निकला तो मैं पक्का निकालूंगा। दीपक, जैसे आपने ये बताया है कि एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझना चाहूंगी आपसे कि किन पॉइंट्स को, किन बातों को प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखना है और मेंस के लिए। मैम फॉर प्रीलिम्स, मैम प्रीलिम्स इज लाइक, मैम ये आपका स्पीड का गेम। बेसिकली प्रीलिम्स प्रीलिम्स में आपको मैक्सिमम स्कोर करने के लिए देखना पड़ता है।
अगर आप पीओ की बात करें तो उसमें थोड़ी सी आपके लेवल भी अच्छा रहता है, तो एटलीस्ट आपको कट ऑफ पार करने के लिए डिसेंट स्पीड चाहिए होती है। क्लर्क में तो उससे भी ज्यादा टफ कंपटीशन रहता है, क्योंकि आजकल जो कट ऑफ जा रहे हो काफी हाई जा रहे हैं, तो आपको आपके बेसिक्स तो क्लियर रहने ही पड़ते हैं, उसके साथ साथ स्पीड भी आपकी बहुत जरूरी होती है। मेंस कंप्लीटली ऑपोजिट है मैम। मेंस का मैं अगर एग्जांपल दूं, लेट्स से एग्जांपल इस बार का आईपीएस पीओ का, तो उसमें आपको सब नहीं बनाना पड़ता, आपको पर्टिकुलर टॉपिक चूज करने पड़ते हैं जिसमें आप बेटर हो। लेट्स से एग्जांपल फॉर टॉपर, टॉपर सर के 64 सर या मैम जो भी हैं उनके 64 आए थे हाईएस्ट आउट ऑफ 100। तो उन्होंने अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो उन्होंने 40 से 50% क्वेश्चन ही बनाया होगा इन मेंस। और इंटरव्यू में अगर मैं उनके 80 स्कोर लेता हूँ तो 40 to 50% क्वेश्चन ही बनाया होगा। तो इसका मतलब ये है कि मैम मेंस में हमें सब पे नहीं जाना पड़ता, आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उस पर आप फोकस करके भी मेंस अच्छा कर सकते हैं। मेरा ये मानना, मैंने ही किया था, क्योंकि मैं सब में अच्छा नहीं हो सकता। लेट्स से बहुत सारे ऐसे चैप्टर जैसे मेंस्ट्रुएशन मुझे नहीं आती थी, प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मुझे नहीं आती थी, तो मैं स्किप करके गया था। मुझे पता था कि मुझे सारे कुछ बनाने की जरूरत नहीं होती है। इट्स लाइक 40-50% क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके बना लिया ना, तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर क्रैकिंग एनी जॉब। बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। दीपक, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? मैम स्टडी आईक्यू मैंने स्टार्ट किया था, मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था। वो गौरव सर की बहुत बड़ी फैन थी और गौरव सर को बहुत पहले से फॉलो करती थी। तो मैं पहले मैंने बहुत सारे वेबसाइट से ट्राई किया मैम पढ़ने का, बट उसके बाद मैंने स्टडी आईक्यू परचेज किया। इवन अब तो मेरे पास 2026 तक का है, मुझे गौरव सर इतने पसंद है। और एक्चुअली हुआ ये था कि पढ़ाते मैम सभी अच्छे हैं, सारे टीचर बहुत बेटर बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, बट क्या होता है कि आप किससे कनेक्ट कर पाते हो। और गौरव सर से मेरा ये है कि मैं उनसे कनेक्ट कर पाता हूँ, मुझे समझ में आती है उनकी चीजें कि क्या पढ़ाना है, वो कैसे पढ़ाते हैं, उनका जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे समझ में आती है डीप, मैं किसको समझा सकता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं बता नहीं सकता, इट्स लाइक मैं बता भी सकता हूँ। नॉट जस्ट गौरव सर, मैं अंकित सर का, इवन आदर्श गुप्ता सर का बहुत, मैं उनके सारे वीडियोस एटलीस्ट देखता हूँ जब भी मैं फ्री टाइम में रहता हूँ, यूट्यूब में जो उनके लेक्चर्स आते तो मुझे बहुत डीप नॉलेज अच्छा मिलता है। इवन डिस्क्रिप्टिव में बहुत हेल्प करता है जब मुझे सारे नॉलेज के बारे में पता होता है। इवन मैंने अभी सिडबी का पेपर दिया तो उनमें बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव आए थे, तो जो अंकित सर के, इवन आदर्श गुप्ता सर के जो डेली के करंट अफेयर्स करवाते हैं, इवन वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, उससे बहुत हेल्प होती है ना। तो इसलिए स्टडी आई की तो मेरे लिए एक बून बन के ही आया, और इसलिए ही शायद इतना फेमस चैनल है इंडिया का। दीपक, समझना चाहूंगी, आज जब इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है, देन व्हाई डिड यू डिसाइड? आपने ऑलरेडी रीजन बताया, बट पे करना किसी भी कोर्स के लिए इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ ट्रस्ट। मेरा ये मानना है कि जैसे पे करना किसी कोर्स के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में जनरली फ्री में मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं, और यूट्यूब में सारे मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ टीचर पढ़ाते हैं। बट गौरव सर शायद ही मुझे लगता है पहले टीचर हैं जिनको पे करके हम उनके क्लासेस देखते हैं, क्योंकि उनके क्लासेस ही ऐसे होते हैं मैम, बहुत इंटरेक्टिव होते हैं वो। मतलब अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ उनको कि लगता है कि उनको सुनने का मन करता है, कि आप पहले आपके 5-6 दिन आपको लगेगा कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो जब आप इनसे एक बार कनेक्ट कर जाएंगे ना, तो इट्स लाइक एडिक्शन, कि आपको एडिक्टेड हो जाएंगे उनके वीडियोस देखने के लिए। इसलिए पे करते हैं क्योंकि क्वालिटी कंटेंट होता है उनका, इसलिए स्टडी आईक्यू पे करके लिया जाता है, क्योंकि द कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है स्टडी आईक्यू की, दैट्स व्हाई पे करते हैं सब। दीपक, थोड़ा सा आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूंगी। मैम मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो मेरी इंटरव्यू इससे पहले मैम मैं जैसे ग्रेजुएशन में था तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे, करीबन 15-20 इंटरव्यूज दी होंगी मेरी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे, तो उसका मुझे हेल्प मिला। प्लस इंटरव्यू में ये था मैम कि आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है, जो आपका नॉलेज था वो आप चेक कर चुके होते हैं। मुझे इंटरव्यूज में 85 मिले मैम आउट ऑफ 100। तो इसका ये था कि मैंने उनसे जो जो ऑनेस्टी थी मेरी, कि उन्होंने पूछा था कि क्यों बैंकिंग जॉब करना चाहते हो और क्या रीजन है कि क्यों इस सेक्टर में आना चाहते हो, वहां पे ज्यादा ग्रोथ मिलेगा आपको, और उन्होंने सब कुछ बताया। तो मैंने उनको बिल्कुल सच सच ऑनेस्टली जो मेरा रीजंस था मैं बैंक में क्यों आना चाहता हूँ, क्यों ना एसएससी यूएसएससी में जाके, उन्होंने ये तक कहा कि अच्छे हो तुम एसएससी में भी जा सकते हो, बट आई वाज लाइक कि ना मैं कंफर्म हूँ कि मैं बैंक में ही आना चाहता हूँ। और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ऐसा था, टीच वहाँ के जो रहते हैं सर्स और मैडम वो बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सब क्वेश्चंस का आंसर देना है, मैंने 1-2 क्वेश्चन का आंसर नहीं भी दिए थे, बट इट डजंट अफेक्ट माय स्कोर्स आई थिंक, तो इसी कारण शायद सब अच्छा हो। डेफिनेटली दीपक,
इंटरव्यू के लिए और इन खास बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है? या मैम, इंटरव्यू बहुत ही क्रूशियल इसलिए होता है मैम, सब इसको अंडर एस्टिमेट भी कर देते हैं कि इंटरव्यू क्या अच्छा होगा या नहीं। बट मेरा ये मानना है आपका स्टार्टिंग से लेकर आपका अटायर से लेके आप कैसे बॉडी जेस्चर्स बनाते हो, कैसे पोस्चर में बैठते हो, वहाँ पे सब कुछ मैटर करता है मैम। कैसे आप जा रहे हो, कैसे आप ग्रीट कर रहे हो, क्योंकि वो आपका रिप्रेजेंटेशन करता है। इंटरव्यू इट्स लाइक योर रिप्रेजेंटेशन, आपका फर्स्ट इंप्रेशन बताता है। उन्होंने आपसे कभी पहले मिले भी नहीं हो तो वो आपका रिप्रेजेंटेशन बताता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैम इंटरव्यूज को काफी अच्छा से प्रिपेयर करना चाहिए लोगों को। लोग कैसे छोड़ छोड़ के जाते हैं, जो भी स्टूडेंट्स है जो भी है, थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं कि मेंस में मार्क्स ले आएंगे तो इंटरव्यूज में। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है जिनका मैंने ही यूट्यूब में देखा है कि बहुत सारे इंटरव्यू मार्क्स मेंस में कट ऑफ से काफी हाई थे, बट इंटरव्यूज में कम मार्क्स के कारण उनका नहीं हुआ। तो इसलिए इंटरव्यू मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मेंस के पास। मेरे मेंस में आई थिंक 8-9 नंबर ही ज्यादा थे कट ऑफ से। ठीक है, फिर भी मेरे इंटरव्यू में मार्क्स इतना अच्छा आ गए कि मैं थ्रू कर गया मैं। तो इसलिए इंटरव्यूज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट बन जाना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको लेने के लिए ही बैठे हैं। मेरा तो ये मानना था कि वो आपको लेने के लिए बैठे हैं, बस आपको अपना बेस्ट देना। बिल्कुल। दीपक, हम सेशन के एंड में है, कुछ फाइनल टिप्स सजेशन सभी को आप देना चाहेंगे? यस मैम, जो मेरे आगे फ्यूचर बैंकर्स जो भाई बहन हैं उनको मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपना बेस्ट दीजिए। और द रियलिटी में रहिए। मेरा ये मानना था जब मैं बैंकिंग की स्टार्ट कर रहा था कि सबको बैंक का जॉब या सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता, बट मैं अपना बेस्ट दूंगा चाहे कुछ भी हो। क्योंकि 40,000 जॉब निकलते हैं और 20 लाख बच्चे भरते हैं, इट्स लाइक 2%, व्हाट अबाउट दोस 98% कैंडिडेट। दैट इज वाई मैंने ये सोचा था कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, होता नहीं होता वो लक के ऊपर है और अपनी मेहनत के ऊपर है। ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि मुझे कोई अफसोस ना रहे कि मैंने अपना बेस्ट दिया और मेरा हुआ नहीं। दैट्स इट। यही मेरा ये है, क्योंकि मेरा यही मानना है कैंडिडेट को कि अपना बेस्ट दे, कंसिस्टेंस रहे, पेशेंस रखे। कि ऐसा सब मेरा ना एसबीआई पीओ प्री निकला था, ना आरआरबी, मेरा कोई एग्जाम नहीं निकला। मेरा एसबीआई आईपीएस पीओ ही पहला प्री निकला था मैम। उसका आईपीएस क्लर्क का मेरे प्री, और मैंने उसको मेंस क्लियर किया। तो इस मैंने भी बहुत फेलियर्स देखे, 4-5 5-6 एग्जाम्स नहीं हुआ था। तो फिर वही मैं कह सकता हूँ कि पेशेंस रखे, कंसिस्टेंसी रखे, और उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और भगवान पे भरोसा और पेरेंट्स का आशीर्वाद। पेशेंस, परसिवरेंस, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और इनको ध्यान में रखें। थैंक यू यस सो मैम। मच दीपक। पूरी टीम की थैंक तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।